FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबे के साथ हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? यकीनन मुंतज़िर होंगे आज की मुलाकात के, क्योंकि ये वक्त मुलाकात का ही होता है और मुलाकात बड़ी ज़रूरी होती है। मुलाकात के लाजमी सैटरडे का वक्त दिन भी है और वक्त भी ऐसा है कि अब दोपहर के बाद हम थोड़ा सुकून पुरसुकून होते हैं, सोचते हैं यार अच्छा ज़रा गपशप सुनी जाए, देखते हैं आज किससे मुलाकात हो रही है। तो आज की मुलाकात भी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात होगी, बड़ी यादगार बड़ी खूबसूरत मुलाकात होगी, क्योंकि आज की मुलाकात में जिस शख्सियत से आपकी करवा रहा हूँ वो यकीनन एक ऐसी शख्सियत के साहबजादे हैं, ऐसी शख्सियत की गोद में उन्होंने आँख खोली है कि जहाँ पर कहते हैं आँख खोलते ही वो डायलॉग की आवाज़ें उनके कानों में आई होंगी। वो सब कुछ होते हैं, मगर इत्तेफाक देखेंगे कि एक एक्टर की गोद में जो है एक बच्चा अपनी आँख खोले और वो एक्टर ना बने, ये कितनी बड़ी बात है। वरना अब तक जितने आप देखें कि बहुत सारे एक्टर हमारे मैं प्रोग्रामों में आए, उन सब का यही रहा कि जी वो बस आँख खोली, डायलॉग जहन में थे, वो सुनते 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 बस एक ऐसा कहते जरासीम आया कि हम भी एक्टर बन गए। मगर कुछ ऐसे भी हैं कि जो वो नहीं बने और वो बजाय एक्टर बनने के फिर उन्होंने इशारों में नचाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारी शख्सियात होती है। तो आज ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हमारे साथ मौजूद है। जनाब अली मसूद सईद हमारे साथ मौजूद, तो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी अली, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपको खुशामदीद कहते हैं सर। जी थैंक यू। और उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लगेगा। जी जी बिल्कुल। मेरा तो बड़े, बल्कि मैं आपको बताया था मेरी बड़ी यादें हैं FM 100 से। और बचपन में जब ये स्टार्ट हुआ था FM 100, तो मैं मतलब उस वक्त अपना काम करते हुए, जाहिर है रेडियो था हमारे पास छोटा सा, तो उस पर सुनते रहते थे। तो बड़ा एक नॉस्टैल्जिया है। क्या बात है। अच्छा, ये यादें बड़ी कीमती सरमाया होती हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब जितना आपको याद आता है, जैसे मुझे अभी आते ही एंटर होते ही लगा कि ये वही जगह है जहाँ पे मतलब जिसको मैं सुनता रहता था, मैं कभी कभी आया नहीं था। तो अब आज कराची में आया हूँ, वैसे तो मैं लाहौर में सुनता था। मगर अच्छा, कराची या लाहौर, क्योंकि हमारा जब सिलसिला शुरू हुआ तो इत्तेफाक से ये पहला FM इंडस्ट्री का पहला रेडियो भी है। और फिर इसका पहला इत्तेफाक ये था कि जब हमने अपनी ट्रांसमिशन शुरू की, आगाज़ की हमने, तो नेटवर्क से शुरू किया हमने। अच्छा। मतलब वरना आमतौर पे जो जितने रेडियो शुरू हुए वो लोकली शुरू होते रहे, कि जैसे कराची में शुरू किया, उसके बाद फिर उन्होंने लाहौर शुरू किया, इस्लामाबाद शुरू किया, फिर वो नेटवर्क पे करते रहे। मगर हमारा जो पहली आवाज़ है, हमारी यहाँ से जो पहली आवाज़ें गई हैं ना, वो सब नेटवर्क पे गई। अच्छा। मतलब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, लोग मुझे लाहौर में भी सुन रहे हैं, लोग मुझे इस्लामाबाद में भी सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमारी इब्तिदा ही नेटवर्क से हुई। जबरदस्त। तो ये हमारा बड़ा मतलब एक ऐसा कोई इत्तेफाक है हमारा। खैर बहरहाल, तो बहरहाल कुछ यहाँ से कुछ यादें तो आपकी ताज़ा हुई हैं ना कुछ? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये तो फायदा हुआ। जी जी बिल्कुल ताज़ा हुई, बहुत ज़्यादा हुआ। तो आजकल क्या आपकी मसरूफियत क्या कर रहे हैं आप आजकल? अभी एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ था मेरा जो रमजान में चला है। अब कुछ नई तैयारियां हो रही हैं और कुछ थोड़ा पेपर वर्क होता है, वो करता रहता हूँ। तो दस्तक रमजान में चला है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ा जबरदस्त था वो। मैं देखा वो, और मैं तकरीबन पूरा देखा, 112 पूरा देखा। रोजाना बिलाना का रात को यूट्यूब पे मैं भी मेरी फैमिली के साथ हम लोग बैठ के देखते थे। बड़ा मतलब जबरदस्त एंजॉय किया उसमें। तो मेरे ख्याल से आप और मैं ही होंगे जिन्होंने पूरा देखा है। फिर एक एक चीज, हाँ एक एक चीज देखी। अच्छा ये बताएं, ये दिल पे दस्तक जो तकरीबन इसमें सारी नई कास्ट थी तकीबन जो हमारी मेन लीड थी वो नहीं थी। तो मतलब ये नए कास्ट को लेकर एक प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलना, तो क्या ऐसा क्यों आपने सोचा? कुछ और सीनियर्स के क्यों नहीं लिया? कुछ ऐसे फेम और शख्सियत, क्योंकि ये इतने फेम तो नहीं थी। ये तो मेरे ख्याल एक दो चैनल में, एक तो सिर्फ ड्रामे में चले थे। ग्रीन से चला था एक, कॉलेज गेट चला था, तो ज्यादा इतने नहीं चले। तो फिर कैसे मतलब इतना बड़ा रिस्क कैसे चैनल ने या आपने मिलकर डिसाइड कैसे किया? असल में चैनल का ही था, क्योंकि वो चाहते थे कुछ फ्रेशनेस, क्योंकि उससे पिछले जो लास्ट ईयर इनका एक चला था वो भी थोड़ा फ्रेश, जो कपल था उसका ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था उन्हें। तो अब के उन्होंने सोचा कि हम बिल्कुल ही फ्रेश पे जाते हैं और उसको जरा ज्यादा नेचुरल टच देने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली होता है कि कुछ जो पुराने एक्टर्स आते हैं वो अपना एक बैगेज साथ लेके आते हैं, वो अपना एक इमेज साथ लेके आते हैं। और स्टोरी आपको पता है ये जो होती है ये खास
एक स्टाइल की स्टोरी होती है जो ऑलमोस्ट एक ही तरह की होती है, जो होती है बड़ी घरेलू सी है, बड़ी रियलिस्टिक सी होती है, मगर उसमें जरा अगर कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए ना तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से हाँ, जो फ्रेश कपल है वो लोगों को जरा ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो चैनल का यही था आपकी सोच कि भाई हम थोड़ा सा फ्रेश करेंगे, उसको हम सीनियर एक्टर्स के साथ मर्ज कर लेंगे, जो कि सलीम शेख जी बरोज भाई भी थे उसमें, जी उसमें बेग साहिबा थी, फिर सकीना संदो साहिबा थी, मतलब बहुत सारी बड़े ऐसे लोग थे, अर्जुमन रहीम, जो बड़े सीजन और बड़े प्रॉपर लोग थे, उनको तो सब पता था। तो वो उनका एक जो मिक्स किया हमने, वो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लगा लोगों को। और वो फिर एनवायरनमेंट अच्छा बनता है, जाहिर है एक एम्बियंस बनाना होता है आपको, ऐसे प्लेस में आपको ज्यादातर एम्बियंस बनाना होता है, लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, जरा घरेलू माहौल होना चाहिए। तो वो हमें नए लोगों को लेके आपको मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है? जी बिल्कुल करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है, क्योंकि असल में होता ये कि मेहनत का मसला नहीं होता ये कुछ थोड़े से टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये रमजान में आपको चलाना है और रमजान में ही खत्म करना है, तो आप उस तरह नहीं उसमें वो कर सकते एफर्ट जिस तरह आप नॉर्मल एक प्रोजेक्ट में करते हैं, क्योंकि उसमें आपको फिर भी थोड़ा बहुत टाइम का मार्जिन मिल जाता है, इसमें इतना नहीं मिलता। मगर ये होता है कि जो मेहनत हो रही होती है वो हम पहले से फिर उनको एक्टर्स को प्रिपेयर कर देते हैं कि भाई अब आपको जो है वो हम तो कर लेंगे, आपको उससे डबल करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि टाइम उतना नहीं होगा। डिवीजन कोई हमारा फिक्स है, हमारा बाउंड्री फिक्स है, बिल्कुल जैसे ऑनर हो गया, आपको पता है फर्स्ट रमजान को ऑनर हुआ, लास्ट रमजान खत्म होना है, मतलब ये तो है नहीं चक्कर के भाई अब आपको पता ही नहीं कब खत्म होगा, तो वो तो एपिसोड भी आपको पता होते हैं कितने होंगे, क्या होगा, तो वो करने के लिए मुझे पता है कि एक्टर्स के ऊपर थोड़ा लोड होता है, क्योंकि हमारे पर भी होता है, तो वो बस शेयर करना पड़ता है। नए एक्टर्स में होता बस ये कि थोड़ी एनर्जी आपको ज्यादा मिल जाती है, बस ये बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि एनर्जी उनमें बहुत होती है, वो जरा बेस्ट पार्ट है, उसको जरा सा एनर्जी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की बस जरूरत होती है, वो बस करनी जो जज्बा जरा मिलता है तो जरा वो बहुत ज्यादा जी मगर वो ज्यादा हो जाए तो फिर भी तो मसला है ना, ये भी तो तो वो कभी विटामिन डी ज्यादा हो जाए वो नुकसान जी, हर चीज नुकसान में, तो वो बस ये बात भी सही है भारत। अच्छा ये बताएं, मतलब आप अब सबको बताते चलूं कि अली मसूद सईद जो है वो हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, और ये मैं बताते चलूं कि जिस एक्टर की जिस हवाले से मैंने बात की माशाल्लाह, अली भाई जो हैं ये हमारे बहुत ही सीनियर माशाल्लाह फिल्म स्टार, हमारे लेजेंड जनाब मुनव्वर सिंह साहब के साहबजादे माशाल्लाह, मुनव्वर सिंह साहब आपने माशाल्लाह अब मुनव्वर साहब का तो कहते जिंदगी फिल्म में गुजरी, मतलब एक बहुत अच्छा नाम माशाल्लाह, भरपूर काम किया, बेपनाह उनकी फिल्में, क्या खूबसूरत एक्टिंग उनकी रही है, क्या और ज़्यादातर तो आप मतलब उनके वहाँ पे आपकी आँख खुली तो आप डायरेक्टर बन गए, आप एक्टर क्यों नहीं बने, क्यों ऐसा क्यों, मतलब शुरू से आपके जहन नहीं था या क्या वजह थी, या कि आपके बाबा ने मतलब कहा या उन्होंने कहा, या आपकी क्या वजह? जी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब छोटे थे ना तो क्योंकि मेरे लाहौर में ब्रॉटअप हुआ था, तो जब छोटे थे मुझे ये लगता था कि हर बच्चे के जो मेरे साथ पढ़ते थे स्कूल में, उन बच्चे के हर वालिद जो है वो यही काम करते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कुछ और चीज ऐसी होती है, तो वो बड़ा हमारे लिए एक वो था कि भाई ये तो नॉर्मल चीज है, अब सुबह जाते हैं और रात को लेट आ रहे हैं, हो रही है शूट, और कभी किसी गेटअप में वापस आ रहे हैं, कभी किसी गेटअप में जा रहे हैं, तो वो बड़ा नॉर्मलाइज लगता था, तो वही शायद मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया और मुझे ये लगा ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, ठीक है चलती रहेगी। मगर होता ये है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं कि उनको अपना फ्यूचर का पता ही नहीं होता कि किस तरह आपको, अब तो शायद थोड़ा बहुत हो रहा है अवेयरनेस, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मुझे ये लगता था कि जो मेरे मतलब भाई लोग कर रहे हैं वो उनको बस फॉलो कर लो, बेहतरीन है, भाई वगैरह जो पढ़ रहे होंगे वही फॉलो करते रहो, क्योंकि अम्मी का बहुत पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान था। अच्छा। तो वो ये चाहती थी कि भाई पढ़ाई में लगे रहे, उनको ये होता था कि हम फौरन बिगड़ जाएंगे, मतलब क्योंकि जाहिर है एक ऐसे ऐसे शख्स की बेटे जी, तो उनको लगता था कि हम बिगड़ जाएंगे, तो वो भी हमें बड़ा नॉर्मली रखती थी, तो वो उसमें फिर हम एजुकेशन में लग गए, मैं भाइयों को फॉलो करता रहा कि जी ये पढ़ना है, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही बचपन से वो था, और फिर बीच में पढ़ाई में लग गए, फिर पढ़ाई करते रहे, मगर मुझे आप सोचो मुझे ये पता चला है जब मैंने बीएससी ऑनर्स किया, तो जब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब मैं क्या चीज करूं जो मुझे वाकई अट्रैक्ट करे। तो वो एक फिर लकीली एक चीज हुई, एक सर्टिफिकेट कोर्स निकला जियो का, उसमें मैंने किया, तो वहां मुझे पता चला कि हाँ यार ये चीज शायद वाकई अट्रैक्ट करती है। और मगर उल्टा हुआ, वही जो आप बात कह रहे थे कि वो एक्टिंग के बजाय डायरेक्शन में चला गया, और वो अब्बा को भी बड़ा अजीब लगा हमारे। अच्छा। कि वो ये कहने लगे कि भाई तुम वो करो काम जो स्क्रीन के सामने, एक तो हिम्मत नहीं थी
स्क्रीन के सामने आने की उतनी, और पता नहीं फिर वो कभी वो शौक हुआ नहीं कि कभी स्क्रीन के सामने आऊं। पीछे बैठ के वो लगता है एक ज्यादा कंट्रोल है, एक मजा आता है, वो चीज खुद ब खुद ही डेवलप हो गई। तो बल्कि अब्बा तो मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई वो वाला काम करो जो शहंशाहों का काम है, तुम क्यों मजदूरों वाला काम मजदूर वाला काम करो। सही बात है, मतलब डायरेक्टर मजदूरी होता है बेचारा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि स्क्रैच से शुरू होते हैं ना। सही बात है, बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरह से अपार्टमेंट बन रहा है, मजदूर ने बनाना शुरू कर दिया, जो रहने आए उन्होंने तो बस खरीदा और आके रहे, और फिर चाहे वो चले गए, मगर जो है वो बेचारा मजदूर फिर अगले प्रोजेक्ट में चला जाता है, वो शुरू से शुरू करता है फिर दोबारा। वही बात है, बात तो सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल वही वाला चक्कर हो जाता है। तो वो फिर इस तरह जाके फिर आप जो है वो अपने जी, फिर मैं डायरेक्शन में लग गया, और फिर वहां से वो मैंने कुछ असल में छोटी मोटी वो बनाई थी शॉर्ट फिल्म वगैरह, वहां से इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर मैं एनसीए चला गया था, वहाँ एनसीए का मैंने एक सर्टिफिकेट, वहाँ उनका कोर्स था, डिप्लोमा था, वो मैंने डिप्लोमा किया। उस वक्त एज सच कोई डिग्री थी नहीं, और टाइम भी थोड़ा मेरा गुजर चुका था, क्योंकि माशाल्लाह काफी टाइम तो लगा दिया था पढ़ाई में। तो फिर मैंने वो डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करके सीधा कराची आ गया फिर। तो मेरी समझ ले एजुकेशन जो है वो लाहौर में, और सारा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कराची में। वो तो वो जी, तो पहला यहाँ के आपने दामो पहला कौन सा प्रोजेक्ट है जो कमर्शियल प्रोजेक्ट? मैंने पहला जो कमर्शियल किया था वो अपने ही एक टेलीफिल्म थी जो खुद ही प्रोड्यूस की थी अब्बा के साथ मिलके, और वो की थी 2011 में। अच्छा। वो खुद ही एक इजहार के नाम से वो टेलीफिल्म थी। अच्छा। तो वो की थी मैंने, और उसमें आयजा खान थी, गौहर रशीद थे, और असवर रहमान थे। तो उनके साथ मैंने वो बनाई थी बड़े पैशन के साथ। अच्छा। उसके बाद फिर मेरा जो डायरेक्शन का जो करियर है वो स्टार्ट हो गया। और उससे पहले मैंने वैसे असिस्ट भी किया, एक प्रोजेक्ट में मैंने एज एसोसिएट भी काम किया, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कि मुझे पता चले कि हाँ जी, अब्बा ने बिल्कुल ये कहा था कि भाई तुम करना तो चाहते हो, उनको ये लग रहा होगा मेरे ख्याल से कि शायद ये जब सेट पे जाएगा और देखेगा कि क्या क्या लवाजमात होते हैं, किस किस तरह तरीके से होता है, तो वो शायद कहेंगे कि भाई अब भाग जाएगा खुद ही भाग जाएगा। मगर ये हुआ कि वो उनमें जरा पैशन थोड़ा और बढ़ गया, और वो क्योंकि उसमें रगड़ा ज्यादा लगा, तो फिर ये चीजें आसान लगने लगी कि नहीं यार ठीक है, फिर तो डायरेक्शन में आते हैं तो आप अपना क्रिएटिव सेंस अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने सारा स्क्रैच से देखा होता। तो वो मेरे लिए फायदेमंद हुआ। वो मैंने स्टार्ट ही इनके साथ किया था, मोबाइल प्रोडक्शंस जो एमडी प्रोडक्शन अब हो गया, उन्हीं के साथ मैंने स्टार्ट किया था, वहीं पे किया। फिर मेरा लकीली जो पहला जो ये तो टेलीफिल्म मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद प्रोड्यूस की थी, फिर मैंने जो पहला प्रोजेक्ट किया जो एक सोप सीरियल था उस जमाने का, वो 2012 में स्टार्ट किया था हमने शूट करना, वो भी लकीली उन्हीं के साथ हुआ सबसे पहला। वो कौन सा? वो एमडी प्रोडक्शन, उसका नाम था खालिश। अच्छा, खालिश बड़ा काम है। जी जी, वो मदिया इमाम थी उसमें। जी जी जी, नूर हसन थे जी, सोहेल असगर साहब थे उसमें। तो वो वाला किया था, और उसके बाद से फिर तो करते रहे, फिर तो चलता रहा जी, शुरू हो गया। फिर अब्बा ने भी कहना छोड़ दिया। अब्बा ने कहा भाई अब ये चल पड़ा, अभी नाव उसके हाथ में, कश्ती चप्पू इसके हाथ में लग गए जी, अभी खुद ही चलाएगा। बल्कि मुझे एक चीज और करनी पड़ी, मैंने उनको फिर एक प्रोजेक्ट में इत्तेफाक हुआ 2015 में या 16 में कि उनको डायरेक्ट भी किया फिर। अच्छा, क्या मैंने कहा एक दफा करके दिखा देना ताकि उनको भी करके दिखा दें। तो कैसा लगा जब अब्बा को रिएक्शन दे रहे थे? अच्छा, मुझे नहीं कुछ इतना फील हुआ। जो हमारे अराउंड थे ना एक्टर्स दूसरे, वो बड़े इंटरेस्टेड थे देखने में कि ये किस तरह से, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि मैं जिस तरह इनसे बात करता हूँ उस तरह अब्बा से नहीं करूँगा। मगर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने अब्बा से वैसे ही किया, और तकरीबन मैंने दिल में ये सोच लिया था कि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो तो ठीक है, घर जाके बाकी मार खा लूंगा। तो मैंने यहाँ पे तो वही किया जो मैं करता था, और उन्होंने भी वैसे ही किया। मतलब एक दफा ऐसा हुआ कि जी वो चलते हुए आए और आके बैठे, तो कोई प्रॉब्लम लगा तो दोबारा कराया, वो दोबारा आए चलते हुए आके बैठे। तो उनका पैशन एक अलग है, वो तो एक अलग लेवल पे, वो तो अभी तक जिस पैशन से करते हैं, मैं सोचता हूँ कि वो पैशन अभी भी पता नहीं मेरे अंदर उतना है या नहीं। वो भाई वो इंडस्ट्री माशाल्लाह, इंडस्ट्री हमारी जी जी बिल्कुल इदारा है हमारे लिए बिल्कुल। और बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है इस वक्त हवाले से। तो अभी तक तो हम पहुँच चुके हैं कि अब यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं अली मसूद की इस पुरानी यादों के साथ साथ कि इन्होंने अब्बा से पहली डायरेक्शन करवा ली माशाल्लाह से, डायरेक्शन में काम करवा लिया माशाल्लाह, ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा रहा। और अच्छा फिर वो घर जाके क्या हुआ था? कुछ हुआ था घर जाके? नहीं, घर जाके मैं मिला ही नहीं। ये भी बड़ी बात, मैं घर जाके सो गया फौरन। नहीं, और मजे की बात आपको बताऊं, देखिए वही है ना कि एक्टर जो होता है वो तो फिर भी जल्दी घर चला जाता है, तो डायरेक्टर तो थोड़ा लेट ही जाते हैं ना, जाहिर है एक मीटिंग भी होती है एंड में कि भाई कल हमने क्या करना है, तो मेरा आना जाना उनके साथ नहीं था, तो वो बचत थी मेरे लिए। सही बात है। तो उनको ये नहीं पता चल रहा था मैं घर कब आया, कब मैं सो गया, सुबह उठ के मैं जल्दी चला जाता था, तो ऑब्वियसली तरह सेट पे मुलाकात हो रही। अप्रिशिएट तो किया होगा ना?
जैसे जब मौका मिला मेरे ख्याल से तो जी, मेरे ख्याल से तो क्योंकि उनका जो इजहार है वो थोड़ा कम ही होता है, मगर मेरे ख्याल से अगर उन्होंने मेरे साथ प्रोजेक्ट कर लिया था तो वो ठीक ही रहा होगा, वरना तो छोड़ के भी जा तो सकते। कितने वैसे अब तक कोई उसके अलावा भी प्रोजेक्ट किया अब्बा के साथ आप? एक टेलीफिल्म की थी जो मुहर्रम में अभी भी चलती है वो। अच्छा जी जी जी, उसमें सोनिया हुसैन और फैसल कुरैशी साहब भी थे। अच्छा। तो शब जुल्मत के नाम से, उसमें भी अब्बा थे। अच्छा जी, तो उसमें तो काफी नेगेटिव रोल था उनका। अच्छा हाँ, तो वो शायद उनको होता होगा कि यार ये इसका मैंने बदला किस दिन लेना है, क्योंकि ठीक ठाक उसमें था, लड़की थप्पड़ मार देती है उन्हें। अच्छा। तो वो इस तरह के कुछ सीन थे। अच्छा जी। अच्छा अली, मतलब आप बचपन में जब आप देखते होगे वो जब क्योंकि मुनव्वर साहब के जो फिल्मों में ज्यादातर काम रहा वो नेगेटिव रहा है, बहुत अब कामयाब, मतलब नेगेटिव में बड़े कामयाब रहे। तो उसे कैसा कभी फिल्में देखते होगे, फिर आपने देखा होगा, तो क्या रिस्पॉन्स होता था आपका कि ये मतलब अब्बा हमारे क्या करते हैं यार, फिल्मों में करते क्या अब्बा हमारे? कभी सोचा या अम्मी ने कभी बोला था कि अब्बा को भाई क्या करते, कुछ और अच्छा करेक्टर क्यों नहीं करते, हमेशा यही करे, ऐसे करेक्टर क्यों करते हैं? जी, मगर उसका हुआ ये कि मैंने ज्यादा उनके टेलीविजन प्लेस देखे। अच्छा जी, फिल्म्स, क्योंकि मैं तो 80s की पैदाइश हूँ ना, उस वक्त तक हमारी फिल्म्स थोड़ी थोड़ा डिक्लाइन की तरफ चली गई थी, आखिरी सांसें ले रही थी। जी बिल्कुल। तो मैंने टीवी ड्रामाज उनके देखे, क्योंकि मैंने वारिस से शुरू किया, उनकी जो मेरी जो यादाश्त में वो है ना, वो फिर वारिस से स्टार्ट हुए। और वारिस बड़ा क्लासिक, जी जी, बड़ा क्लासिक ड्रामा वारिस, बहुत ज्यादा। तो वहां से वो स्टार्ट हुआ, तो मेरा जो इमेज उनका बना हुआ है पूरा वो टेलीविजन वाला ही है। अच्छा अच्छा। और जिन्होंने फिल्म्स नहीं देखी हुई उनकी अच्छी वाली, वो ये समझते कि जी उस तरह का काम ज्यादा किया हुआ, जबकि 500 फिल्में मेरे ख्याल से या 500 ज्यादा, मेरे ख्याल ज्यादा ही, तकरीबन इससे ज्यादा है। तो वो ऑब्वियसली फिर वो वाला इमेज मेरा नहीं बना, मेरा तो टेलीविजन का ही रहा ज्यादातर। क्योंकि उन फिल्मों में जहाँ तक मैंने मतलब थोड़ी बहुत उनकी हिस्ट्री या पढ़ी या थोड़ा सा मालूमात मेरी, वो तकरीबन यूँ समझ लें कि 90% जो उनका काम जो है ना वो नेगेटिव रोल्स रहे जी। मतलब 10% अगर है कुछ फिल्मों में अच्छे काम भी इन्होंने किए, मगर ज्यादा इमेज जो उनका बना वो फिल्म में ऐसे ही रहा। फिल्म में ऐसे ही रहा। ये हो गया असलम परवेज साहब हो गए, असलम परवेज साहब शुरू में जब फिल्मों में आए तो वो मतलब हीरो आए, मगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब अजीब बंदा लगा ही नहीं कि ये हीरो है, ये हालांकि बहुत जबरदस्त शख्सियत थी, मगर उसके बाद जब उन्होंने उनके नेगेटिव लिया फिल्मों में तो ऐसे हिट हुए कि फिर तो बिल्कुल तो क्या बात है, वो ऐसा ही होता है, फिर हमारे यहाँ लाइन लग जाती है। हाँ, तो फिर मुनव्वर सही साहब, फिर शाहनवाज गुम्मन जो है वो भी मतलब शुरू में एक दो फिल्मों में शायद वो भी हीरो आए। मगर मजे की मैं आपको बात बताऊं, इनका जो थिएटर था ना, क्योंकि मैंने थिएटर भी देखा हुआ, वो वाला जब हमारा बड़ा जबरदस्त किस्म का बनता था जी, उसमें वसीम अब्बास साहब, फिरदौस जमाल साहब, आरफा सिद्दीकी साहबा, ये लोग सब होते थे, और बड़ा ही कमाल किस्म का थिएटर, कभी खान साहब, ये तो वो वाला थिएटर जो मैंने देखा वो तो मेरी बेहतरीन यादों में से है, क्योंकि वो हम लाइव जाके देखते थे अलहमरा में, लाहौर में जो था ना, तो वहां जाके हम देखते थे, और वो जो था वो एक्सपीरियंस तो अल्टीमेट था, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता था कि हम उनके बेटे हैं, और हम क्राउड में बैठे होते थे, तो वो जो रिएक्शन हमें आ रहे होते थे लाइव, वो बड़े कमाल होते थे। और क्या थिएटर प्ले होते थे, वो तो जबरदस्त किस्म के होते थे, उसमें मोनोलॉग्स इतने बड़े बड़े, और ऐसी एक्टिंग, वो एक्टिंग जो है वो मेरे ख्याल से टीवी और फिल्म से ज्यादा मुझे वो करती थी अट्रैक्ट। मगर वो बैड लक ही है कि वो रिकॉर्ड नहीं होते थे उस जमाने में। हाँ, उस जमाने में रिकॉर्ड तो लोगों को याद ही नहीं है कि वो क्या काम था, पुरानी बड़ी मेमोरीज हैं वो तो, बहुत ज्यादा। वो दौर था कि जब मैं ये देखता था कि हमें, आप सोचे अब्बा ने प्रोड्यूस भी किए कुछ थिएटर प्ले, हमें सीट्स नहीं मिलती थी, हम या तो विंग में बैठ के, जो पीछे होता है जहाँ से प्रॉम्प्टिंग हो रही होती, वहां बैठ के या तो देखते थे, या हम आगे सीढ़ियों में बैठ के देखते थे, क्योंकि हमें टिकट्स नहीं मिलते थे। ये हालत होती थी। मतलब ये लोगों ने तो दौर देखा ही नहीं होगा, ये शुक्र है मैंने बिल्कुल एंड में जाते जाते जो लेट 80s का होगा या अर्ली 90s वो मैंने देख लिया था, तो मैं तो उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो काम अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब देख सकेंगे जो वो थिएटर होता था। अच्छा अली, आप देख रहे हैं अब कि हमारे यहाँ टीवी मतलब फिल्म तो खत्म हो ही चुकी तकरीबन, अब तो फिल्म जो रिवाइव हो रही है बकौल हमारे इंडस्ट्री के लोगों के, हमारी आज की इंडस्ट्री की फिल्म रिवाइव हो रही है, तो आप क्या समझते हैं ये फिल्म का रिवाइवल है कुछ ऐसा? क्या मुझे नहीं लगता कि ये चीज रिवाइव होती है, ये होती रहेगी। रिवाइवल कुछ भी नहीं होता, रिवाइवल तो मतलब आर्ट फील्ड में रिवाइवल मुझे नहीं लगता किसी चीज का होता है, क्योंकि देखिए आर्ट एक ऐसी चीज है जो हो जाती है, आप सोचते जरूर है करने को, मगर वो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुद ही होती है, वो आप नहीं कर सकते उसको। तो वो रिवाइवल भी इसी तरह, कोई रिवाइवल तो आप करने की कोशिश करे जा रहे हैं, मगर ये रिवाइवल जो है ये वो होता नहीं है फिल्म में। क्योंकि अब आप देखें जैसे मौला जट आई, अब उसके लिए किसने सोचा होगा कि जी ये इतनी बड़ी हो जाएगी लेजेंड ऑफ मौला जट, तो बस वो हो गई।
अच्छा मतलब वैसे मौला जट ने जो काम जो उन्होंने बिलाल अशारी ने कर दिया, जी, जी, जी। वो शायद आगे भी कोई शायद नामुमकिन सी बात है शायद, मेरे अच्छा, ख्याल में। ये भी अजमल साहब कहना वैसे अजीब सी बात होगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त काम किया और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और एक बहुत बड़े मतलब रिस्क लिया ना उन्होंने, जी जी जी, बहुत बड़े रिस्क। मगर ये मेरे ख्याल से 30 साल पहले या 40 साल पहले जो मौला जट ओरिजिनल आई थी उसके बाद भी एक आ गया होगा, मगर आगे 30 साल बाद। तो वही तो आपको बता रहा हूँ कि रिवाइवल कोई चीज नहीं है, ये तो एक क्रिएटिव काम है जो हो सकता है अभी 20 साल बाद, क्योंकि आप जरा लाइफ जरा तेज होगी, हो सकता है 20 साल बाद ऐसी फिल्म माशाल्लाह पाकिस्तान की आए जो इससे भी ज्यादा बड़ी और इससे ज्यादा टेक्निकली इक्विप्ड हो और बहुत अच्छी हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है नामुमकिन चीज। अच्छा, हमारे इस वक्त जो हमारी जो फिल्मों की फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग फिल्म, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जो लोग हैं वो टीवी के लोग हैं जो फिल्म की तरफ आ गए। मतलब अब ये समझ लें, मैंने ये देखा कि बहुत सारे टीवी के ड्रामे जो फिल्मों पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, फिल्म का नाम कह के उनको फिल्म का थोड़ा सा किया, एडिट किया और वो फिल्म पे चला दिया उनको। तो ऐसे क्या आप समझते हैं, इससे ये मतलब उन ड्रामों को फिल्मों में ला के क्या अभी इससे हम अपनी फिल्म का नाम जिंदा कर सकते हैं क्या? हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि देखिए मुझे ये लगता है कि हमने शुरू से मतलब जब से हमारा फिल्म भी जो हमें कहा जाता है जी 70s में था या 60s में था हमारा सिनेमा, यकीनन अच्छा होगा, मगर जब से टीवी आया था, टीवी ने मुझे लगता है टेक ओवर थ्रू आउट करता ही रहा वो, क्योंकि वो हम लोगों की ट्रेनिंग जो है वो जो बेस बनी वो टीवी ही बनी। हाँ, टीवी बनी और अभी तक माशाल्लाह टीवी ही है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि देखिए हर मुल्क में एक अलग तरीके का काम होता है, अलग तरीके की एक बेस बनती है। तो हमारी अगर बेस टीवी बन गई है और फिल्म, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि वो उसमें आ चुका है एक डाउनफॉल बीच में, या जो भी आप कहें कि लोग वो चले गए फिल्म वाले, अब जो टीवी वाले हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जी उस तरह करें, तो यही होगा। क्योंकि देखिए मैं जो आपको बताया था, जैसे मैं एज एसोसिएट मैंने स्टार्ट किया, तो अगर आप उस तरह काम फिल्म में शुरू करते ना तो वो मेरे लिए बहुत इजी होता, और मैं किसी ऐसे बंदे के साथ कर रहा होता काम जो बड़ा उसमें स्ट्रांग होता फिल्म में, तो मुझे फिल्म लगता है बहुत इजी है। जैसे बहुत इजी से मुराद है बड़ा इजीली आप उसको मतलब काम कर सकते हो आप आगे। तो वो चीज मुझे नहीं मिली, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं मिली बाद में, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप आया जिसमें वो लोग सारे चले गए और लोग खुद ही अपने आप को ट्रेन करते रहे टीवी से। तो वो टीवी से ट्रेन होते रहे, अब वो ट्राई कर रहे फिल्म के लिए। अब फिल्म और टीवी में फर्क तो है, मगर ये कि चले प्रैक्टिस तो हो रही है ना, वो हमें बेस उस तरह नहीं मिल रही, क्योंकि हमें जब तक एज एसोसिएट या एज एक बिल्कुल ले मैन के हम जाके फिल्म में शुरू करें और एक ऐसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में शुरू करें, फिर जाके आप बनते हैं कि हाँ यार अब आपको लगता है कि ये फिल्म बनाना तो कोई मसला ही नहीं है, ये फ्रेम बनेगा, ये होगा, इस तरह हम स्टोरी को लेके चलेंगे, हमें सारा स्क्रीन प्ले पता होगा। वो अभी पता नहीं होता। जो हमारे सीनियर्स हैं माशाल्लाह, जो टीवी के हैं, जो अभी कर रहे हैं फिल्म, उन्होंने की भी है, अच्छी फिल्में भी की है, ऐसा नहीं हुआ कि सारी हमने गिनती की 2-4 फिल्में हैं जिनको हम फिल्म कह सकते हैं। जी। तो मगर खुशी तो होती है ना कि चले उन लोगों ने भी तो अपने आप को ट्रेन ही किया ना, उन लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं था फिल्म का, मगर उन्होंने अपने आप को ट्रेन तो किया। इसका मतलब हमारा पोटेंशियल है कि हम ट्रेंड हो सकते हैं और कर भी सकते हैं बाद में, मगर वही है कि प्रोडक्शन आपकी कितनी होगी, क्योंकि जब ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर आप उतना ज्यादा ट्रेंड होंगे, वरना तो नहीं हो सकता है। क्योंकि टीवी का मीडियम जो है वो तो कट टू कट वाला मीडियम है हमारे, और फिल्म वाइड स्क्रीन एक मीडियम है, तो वो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अब वो मतलब मेरे ख्याल 2-4 फिल्में ऐसी हैं कि जो जैसे नबील कुरैशी है, उसने जो फिल्म बनाई, 2-3 फिल्म बनाई, वो बड़ी वो कामयाब रही, वो बिल्कुल फिल्म के उस पर रही। वो फिर हिमायू सईद की फिल्म उनकी बहुत अच्छी, नदीम बेग साहब पंजाब नहीं जाऊंगी, वो मतलब उसको देख के लगा कि वाकई फिल्म है, वो फिल्म है। मगर उसके अलावा कुछ ऐसी फिल्में जो बिल्कुल ऐसा लगा कि टीवी को हमने बड़ी स्क्रीन पर ड्रामा देखा हम लोग, वो कट टू कट, बिल्कुल कट टू कट। मगर आप जिनके नाम ले रहे हो उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया किसी प्रोसेस के थ्रू, मगर फिल्म के लिए हम कुछ अलग से फिल्मों के हिसाब से चेहरे क्यों नहीं हम निकाल रहे, हम इसका कुछ सर्चिंग क्यों नहीं कर रहे? वो अजमल साहब कैसे निकलेंगे, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ेगी, ज्यादा ध्यान तो हमारा टेलीविजन की तरफ ही रहेगा। ऑब्वियसली प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है जी, और ज्यादा लोग अट्रैक्ट भी, अब मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, हो भी टीवी के लिए रहे, क्योंकि फिल्म में अब वो ये चाहते हैं कि जी जाहिर है जब फिल्म मिले तो हमें इन लोगों के जिनके आप नाम ले रहे हैं उन्हीं के साथ कनेक्ट होकर मिले तो जी फिल्म लगेगी, वरना तो टीवी लगेगा। तो ज्यादातर लोग टीवी में अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आना भी टीवी के लिए चाहते हैं। फिल्म के लिए बहुत कम लोग रिस्क लेते हैं, टीवी के लिए ले लेते हैं रिस्क, यार ठीक है। और टीवी का पता क्या, हमारा शुरू से ही एक इमेज भी बना हुआ है, पता नहीं क्यों, मतलब मैं अगर वाले साहब के जमाने से भी देखूं तो एक इमेज ये बना हुआ, टीवी ठीक है, फिल्म जो है ना वो थोड़ी सी जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, वो नहीं करो बेटा, ये कर लो, या बेटी वो नहीं करो, ये कर लो, जबकि कोई फर्क नहीं है। मतलब जाहिर है काम करने का और जो स्टोरी टेलिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मगर इन्वायरमेंट जो है, जो लोग हैं
उनमें कोई फर्क थोड़ी है, मतलब वो कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि जी फिल्म में जाएंगे तो सिर्फ कोई ऐसी बेहूदगी होती रहेगी और टेलीविजन में आएंगे तो जी सब कुछ साफ होगा, मगर एक इमेज बना हुआ है, क्योंकि वही परसेप्शन है ना हमारी, जो हमारी टेलीविजन की बनी रही है पीटीवी की जमाने से, वो यही परसेप्शन है कि नहीं जी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये इस तरह काम करते हैं और ये ज्यादा बेहतर है। फिल्म में नहीं 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 नहीं, नहीं इस तरह नहीं है ये वो, तो वो मेरे ख्याल से वो चीज मैटर नहीं करती, मगर लोगों को क्योंकि डेप्थ में पता नहीं है ये काम, तो वो ये सोचते हैं कि यार ठीक है जो जो परसेप्शन बनी हुई है बस उसी पे रहो, तो बस अब लोगों का ये अब आप इसमें रोक नहीं सकते। जब भी मेरे ख्याल से फिल्म में उतने नए चेहरे आना मुश्किल हो जाएगा अभी तो, क्योंकि अभी तक अगर वो, क्योंकि फिल्म का मीडियम अलग है, अगर फिल्म के हिसाब से माजी में जितने लोग हमारे नए इंडस्ट्री के जो लेजेंड्स हमारे माशाल्लाह, वो मतलब ऐसे लोग रहे कि जिनको देखने के लोग तरसते थे और शायद इसीलिए लोग सिनेमा में जाते भी थे। अब वो जिसको हम घर पे टीवी पे देख रहे हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक ड्रामे मुख्तलिफ, अब तो चैनल इतने सारे हो गए, तो वो कहीं ना कहीं हर चैनल चेंज करे तो वो मतलब चेहरा में नजर आ रहा है। अब वही उसकी फिल्म भी लगी हुई है, तो बंदा वो फिल्म पे जाएगा कि ड्रामा देख बैठ के घर में टीवी देखेगा, क्योंकि यार उनको जाके वहाँ क्या देखना, ये घर में 25 ड्रामा में तो ये खुद आ रहा है, तो इसमें जाके क्या देखें जी, क्या देखें के लिए ना फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज चाहिए होती है। प्रॉब्लम ये क्योंकि देखें वो उन लोगों को जैसे लेजेंड ऑफ मौला जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई, तो वो चीज वो टीवी वाले एक्टर्स ही तो थे, उसमें कोई फिल्म के एक्टर्स तो नहीं नए आए थे, कोई वो टीवी से उठ के एक्टर्स बने थे ना वो सारे, तो वो उनको देखने लोग गए क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ। जिनके आपने दूसरों की बातें की उन्होंने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, तो वो टेलीविजन के लोगों को भी देखने चलेगा स्क्रीन पे, तो वो फिर जरा पता है आपको एक मेहनत और एक वो पैशन का लेवल डिफरेंट होगा, तो वो उन लोगों को भी देखने सिनेमा चले जाएंगे लोग, जो कि अब वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए अब टाइम थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा कंस्ट्रेंट ज्यादा है, रेस सिनेमा का बहुत ज्यादा है, वो तो अब आपको ज्यादा डिटेल में तो वही सिनेमा का जो बंदा वो बताएगा, वो तो बहुत ज्यादा रिस्क है, वो इतना रिस्क कोई लेना नहीं चाहेगा ना। सही, चले एक ब्रेक आ गई, फिर जी हम चलते हैं, फिर वक्फा आ गया। फेसबुक पर हमारे साथ कुछ कमेंट्स हमारे पास हैं, कमेंट शामिल कर लेते हैं। जफर मसूद साहब का मैसेज है, ग्रेट प्रोग्राम माशाल्लाह 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 जी। ये मेरे भाई हैं बड़े, मैं बिल्कुल ये बोलने वाला था कि यकीनन आपके भाई हैं जी, इनकी तरफ से तो प्यार ही आएगा लाज़मी होता है। अब ये भी बड़ी बात है, बड़े भाई का प्यार भी तो फिर लाज़मी। ये तो मेरे एक तरह से सेकंड वालिद है, क्योंकि ये इनसे मेरा एज डिफरेंस भी काफी है, और जिस तरह की ये शख्सियत है वो इनका बड़ा शेल्टर देने वाले सबको, और बड़े उस तरह के इंसान। जफर भाई क्या करते हैं, कि मसरूफियत क्या है? ये बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ है माशाल्लाह जी, तो ये अब लाहौर में होते हैं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे जी, प्रेसिडेंट भी है उसके जी, और ये इनका तो बल्कि वो फ्लाइट का जो इसीलिए मैंने इसीलिए कहा बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब नाम एकदम पढ़ा तो मेरी वो मेमोरी, वो जो उसकी फ्लाइट वाली मेमोरी में से जफर मसूद, अल्लाह ताला बहुत जिंदगी दे आपको, बहुत शुक्रिया। और कहते प्राउड प्राउड प्राउड, क्या बात है माशाल्लाह, ये कह रहे जी बिल्कुल जफर मसूद साहब ने कहा। उसके बाद आसिम अफजल ने मुझे ज्वाइन किया, कहते हैं गुड आफ्टरनून जी, आफ्टरनून जी। और उसके बाद फिर कहते हैं शोभी भाई हाथ पर क्या हुआ? सर हाथ पर चोट लग गई, बस इसीलिए वो मैंने तोता बैठा रखा, सफ़ेद रंग का तोता बिठा लिया मैंने, क्या करें, डॉक्टर ने कहा इसको बिठाना ज़रूरी है, इसके बगैर मसला हल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने तोता बिठा लिया, कम से कम इसी बहाने कम से कम तोता भी साथ रहेगा और काम भी हो जाएगा। और हमें भी तो आपने तोता बना दिया, हम भी तो इतना बोले जा रहे हैं आपके साथ बैठ, बस ये बड़ी बात है। आप यकीन करें, मैं अपने तमाम जो देखने वाले सुनने वाले से कह रहा हूँ कि अली मसूद ने मुझे कहा कि यार शोभाई मैं इतना बोल नहीं सकता, मैं तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, बस आप बैठे तो है ना, बस अपने गपशप हो ही जाएगी। और अभी देखें चुप नहीं हो रहा, मुझे सोचना बोलना पड़ता है, दरमियान के ब्रेक ले लें, मतलब इनकी जैसे कभी कभी 15-30 सेकंड में ब्रेक लेट ले रहा हूँ मैं। अच्छा, आपकी गुफ्तगू की वजह से सॉरी, मेरा नुकसान हो रहा है आपको? नहीं नुकसान नहीं हो रहा, अच्छा हम हैं मतलब दायरे के अंदर तो है ना। हाँ। एक ये कि दायरा घूमते घूमते एंड होने से पहले पहुंच जाते हैं, चल तो बहरहाल ये तो है। और उसके बाद भी जनाब हमें ज्वाइन किया समर ज़हरा ने ज्वाइन किया, माशाल्लाह वेरी प्राउड अली समर ज़हरा जी, ये मेरी फुप्पो है। अच्छा माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच भाई। उसके बाद फिर मासूमा रिजवी ने ज्वाइन किया, नाइस इंटरव्यू माशाल्लाह जी, ये मेरी भाभी है। क्या बात है, तो मतलब आप देखें कि मेरी फैमिली जो है वो आपका सारा प्रोग्राम सुन रही है। सर माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर आमिर मसूद ने हमें ज्वाइन किया कि गुड डिस्कशन ऑन हाउ टीवी एंड फिल्म इन्वॉल्व ओवर टाइम इन पाकिस्तान। तो ये देखिए जी, ये मेरे दूसरे भाई हैं। अच्छा, ये दूसरे जी माशाल्लाह, ये भी बैंकर है, मगर इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मुझसे कहीं ज्यादा है, टेलीविजन और फिल्म के लिहाज से, एक्टर्स के लिहाज से, और इनके दोस्त भी ज्यादातर जो है वो शोबिज के लोग हैं, ये खुद बैंकिंग में चले गए,
तो इनका समझ ले जो बचा था टैलेंट वो मेरे अंदर आया और मैं तीसरे नंबर पे हूँ क्योंकि ये मुझसे दोनों बड़े भाई अच्छा, हैं। माशाल्लाह। तो मैं तीसरे पे हूँ तो मुझे फिर अल्टीमेटली आना ही पड़ा क्योंकि सारा जो मलबा था वो मुझ पे गिर गया। सही बात है, जी। सही। अच्छा अच्छा भाई, ये तो सिलसिला चल ही रहा है साथ साथ। तो कभी आपने मतलब कुछ एक्टर्स में बहुत सारे एक्टर्स आपने ये इंट्रोड्यूस भी कराए होंगे जी। कुछ ऐसा आपके हाथों से कोई ऐसा हुआ किसी को आपने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कभी क्या? आप कह सकते हैं यार ये जो एक्टर है ये मैं लेकर आया हूँ। जी मतलब इस तरह कह सकते हैं कि देखें ये डायरेक्टर और एक्टर जो होते हैं ना वो एक दूसरे की जरूरत होते हैं। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरी वजह से आया या मेरी वजह से, वो आप जरूरत के तौर पे होता है। तो मेरा जो पहला प्ले था वो खलिश जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मदिया इमाम साहबा जो थी उनका भी पहला प्ले था। वो अच्छा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल उनका रॉ था। मतलब वो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया था, वो वीजे थी उस वक्त। उसके बाद उनका हमने ऑडिशन किया था और उसके बाद वो पहला प्रोजेक्ट किया था। तो वो थी मदिया इमाम साहबा और उष्णा जो थी उष्णा शाह, उनका भी आप कह सकते हैं कि पहला मेजर था। उससे पहले शायद उन्होंने एक सेकंड लीड में ऐसा कुछ किया था, वो था। और फिर इकरा अजीज साहबा थी, एक मुकद्दस एक प्ले था मेरा। जी से देखा मैंने। जी वो वाला प्ले था। वो इकरा जो थी उनका भी वो पहला मेजर था क्योंकि वो पहले एक और प्रोजेक्ट में किसी में सेकंड लीड शायद कर चुकी थी, तो वहीं से उनको हमने पिक किया था और फिर वो फर्स्ट वो था। तो इस तरह के 2-3 नाम हैं जो मतलब जिनके साथ मैं भी जुड़ा। और जी और उनके टैलेंट ने माशाल्लाह और बहुत जबरदस्त। आज वो टैलेंट कहाँ पर है? जी मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बहुत अच्छा टैलेंट है। जी अच्छा, इसके अलावा अब जो है आपने कभी ये सोचा कि फिल्म की तरह आप भी कभी सोचें, कभी करके देखें? अच्छा, अभी फ्रैंकली बिल्कुल दिल नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि डर लगता है। देखें ऑनेस्टली अभी नहीं है वो चीज़ नहीं आ रही कि यार कहूँ कि मैं फिल्म बना लूँ, क्योंकि जिस तरह हम बैठ के किसी की बुराइयां कर देते हैं ना, तो फिर अपने आप को भी एनालाइज करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर मैं बड़ा मुश्किल काम होता है अपने आप को एनालाइज करना, बड़ा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इस तरह हुई है हर काम में, मतलब अगर आप पढ़ाई भी देखें ना, मेरा जहां पे दिल लगता था ना जिस चीज में और जिस चीज में पैशन होता था वही चीज मेरी मुझसे अच्छी होती थी, वरना नहीं होती। तो अभी मैं ढूंढता रहता हूँ कि अगर कोई ऐसा मिले जिसके साथ मैं स्क्रैच से काम करना शुरू करूँ फिल्म में, फिर मैं आऊँ और फिल्म का करूँ। तो कोशिश तो यही होती है, मगर अब देखें कुछ भी एक फेज आ सकता है। हमारी फील्ड इस तरह ही है, एकदम से इवॉल्व कर रही है, कुछ भी एक चीज आती है। मगर अभी मुझे थोड़ा डर लगता है, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि नहीं, अभी मैं उस काबिल हूं नहीं। अच्छा, इतने सारे मतलब माजी में तो एक पाकिस्तान टेलीविजन था जी, अब तो बेपनाह चैनल्स आ गए जी। तो इनके आने से हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क पड़ा है या क्या? आप क्या कह सकते हैं? मतलब क्वांटिटी तो हमारे बहुत हो गई है जी, क्वालिटी जहां तक मैं देखता हूँ क्वालिटी में जो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, तो ये आप क्या कहते हैं इसको? देखिए मुझे ये लगता है कि दोनों चीजें ही बढ़ गई हैं, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। अब वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज देखना चाहते हैं। अब होता ये है हमारे यहाँ जिस तरह की रविश चल रही है ना, उसमें क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा हावी हो जाती है क्वालिटी पे, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है कि यार आप थोड़ा ढूंढे चैनल के, नहीं यार ये अच्छा काम आ रहा है, क्योंकि अच्छे काम का जो बज़ है ना, जो एक शोर है, वो हर वक्त नहीं होता। तो वो जब अच्छा काम आप खुद ढूंढते हैं फिर आपको मजा आता है कि यार हाँ यार ये अच्छा काम। तो हमारे ढूंढने की वैसे ही वो खत्म हो गई है। लोग इजीली अब देखते हैं फेसबुक पे जिसका वो आ गया, या इंस्टाग्राम पे जिसकी ज्यादा रील्स बन गई, या जिसके ज्यादा वो हो गया, या व्यूज आ गए, आप उस पे चले जाते हैं कि यार वही देख लो। बाद में अक्सर रियलाइज करते हैं हम कि नहीं यार अच्छा काम तो वो था, वो काम को ज्यादा उसको व्यूज नहीं मिले या उसको ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। मगर ये चक्कर ये कि मुझे लगता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी साथ साथ अब चल रही है। वो नहीं, ये तो मतलब आपने उसके हवाले से, मतलब आप हमारे यहाँ जो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जब मैं टीवी पे ड्रामे देखता हूँ, मैं तकरीबन अभी इस वक्त भी मतलब इस वक्त भी मैं रात को जब बैठता हूँ ना, मैं तो मैं ग्रीन पे कुछ नए ड्रामे शुरू हुए, ग्रीन को भी देख रहा हूँ मैं, और हम भी देख रहा हूँ एयर वाई की, मतलब सब ड्रामे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख रहा होता हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा इसलिए कि तेरा पंगे लेने में मजा आता है, फिर काम देखे तो मजा, बोलने में मजा भी आएगा। तो मैं वो देखता हूँ कि वो हमें जो क्वालिटी पहले हुआ करती थी वो क्वालिटी उसमें नजर नहीं आती। मतलब काम तो नजर आ रहा है मगर वो क्वालिटी उसमें नहीं है कहीं की। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये शुरू में बहुत अच्छे एपिसोड गए और आप बाद में देखें यार ये डायरेक्टर लपेटा इसको, यार लपेट रही है, एक्टर भी लपेट रहा है और डायरेक्टर भी लपेट लिए जाने दो यार। बहुत सारी जगह ऐसा क्यों होता है ये? जी जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जाहिर है वही मैं आपको बता रहा हूँ, रविश चल रही है ना तेजी की, वो सब चीजों में आ रही है ना, तो वो काम को करती है। बिल्कुल हमारा काम खराब होता है, क्योंकि अगर आप पीटीवी से उठा के देखें 13 एपिसोड थे ना, तो उसमें और जिस तरह का माहौल था वहां पे
कि एक एनवायरनमेंट होता था जहाँ पे लोग जमा होते थे, वहीं पे वो काम करते थे और फिक्स्ड काम होता था वो। यहाँ पे फिक्स्ड तो अब कुछ भी नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर भी वो एक ही चैनल के साथ लगा हुआ है और एक्टर्स भी एक ही चैनल के साथ लगे हुए, तो वो अब सब मिक्स हो गया। उसकी वजह से उस तेजी में ऑब्वियसली वो क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। मगर मुझे ये लगता है कि देखें, अगर अब 100 बन रहे हैं ना, और पीटीवी के जमाने में अगर चले फॉर एग्जाम्पल 25 बनते थे, तो स्टेशन कितने थे? मतलब पेशावर स्टेशन अलग था, कोयटा अलग था, पिंडी अलग था, लाहौर, कराची, इतने सारे थे। मगर हमें याद कितने? हमें कम याद है ना। कम याद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या उस वक्त भी क्वालिटी और क्वांटिटी का चक्कर था? नहीं, होता ही है कि कभी कोई काम, ये क्रिएटिव काम है ना, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कुछ एपिसोड्स में नहीं उतना हो पाता, कभी में बहुत जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि ये क्रिएटिव काम तो कहीं ना कहीं तो है ना। कहीं ना कहीं तो मुझे तो लगता है हम अल्लाह के ज्यादा करीब है, क्योंकि अल्लाह हमें काम करने के बाद पता चलता है कि यार ये तो अल्लाह मियां ने इसमें चीज डाली है, ये मैंने उस लेवल पे नहीं सोची थी जिस लेवल पे वो आ गई। तो वो ये चीज जो है ना, वो क्वालिटी और क्वांटिटी को जरूर वो करती है, मतलब उस पर अफेक्ट डालती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जी लग रहा है कि हाँ जी वो पिल गया, थोड़ा सा हमारे यहाँ जो एक खास कहा जाता है ना, पिल जाता है, तो वो लगता है, बिल्कुल लगता हो, क्योंकि आप एपिसोड्स भी देखे ना कितने हो गए। मतलब एक नॉर्मल सीरियल के 25 से 30 एपिसोड्स, मतलब, और अगर आप पहले होता था 13 एपिसोड्स होते थे, तो उसके डबल चले गए। तो अब डबल के चक्कर में अब आप काम भी तो खराब कर रहे हैं। राइटर जो है वो भी बिजी हो रहा है बहुत ज्यादा, एक्टर बिजी, सब बिजी हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो रही है चीज। मगर मुझे ये लगता है, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और वो मैं हूं इसलिए क्योंकि मुझे लॉजिकली ये समझ में आता है कि जब पीटीवी में, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर से, अब्बा की वजह से बहुत सारे लोगों से मिला, और मैं ऐसे प्रोड्यूसर से मिला जिनका मुझे नहीं पता था कि ये काम करते। क्यों? क्योंकि जो उनका काम जो था वो उतना हिट नहीं हुआ था, मगर वो तो थे पीटीवी के। बिल्कुल। वो भी उसी तरह के प्रोड्यूसर थे जैसे बहुत सारे दूसरे प्रोड्यूसर तनाइया के जो होंगे, या धूप किनारे के जो होंगे, या वारिस के जो होंगे, उस तरह के होंगे ना वो लोग, और भी होंगे। सिर्फ 15 लोग तो नहीं काम करते थे पीटीवी स्टेशन, तो वो लोग भी तो थे ना। वो लोगों को कोई नहीं गिन रहा, क्योंकि उनका काम आपको नहीं पसंद आ रहा, या आपको लग रहा है कि जी वो क्वालिटी नहीं है, तो ठीक है, आपको लग रहा है ना, मगर वो काम तो कर रहे थे, और उनका उस वक्त हमारे वाले लिहाज से बेहतर काम होगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जिस तरह अब काम हो रहा है, उसमें जितना हम बेस्ट निकाल सकते हैं वो हम निकाल लेते हैं, और जिस तरह हम बेस्ट एक्टिंग करा सकते हैं या बेस्ट टेक्निकल इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, वो अब हम कर रहे हैं। मतलब इन जनरल बात कर रहा हूं मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सिर्फ सबके लिए। तो वो कर रहे हैं, वो सब कुछ कोशिशें हो रही हैं, और कोशिश ही बेस्ट चीज होती है अब तो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट से तो अब कोई हमारा कनेक्शन है नहीं। तो वो अगर आप देखें ना, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि पीटीवी के जमाने में जो थे, जो लोग फेड आउट हो गए, जिनका नहीं पता था, मगर उनका काम तो कहीं ना कहीं अच्छा था। जैसे एक ड्रामा था अलाओ के नाम से, अब वो जी, अब वो 7 एपिसोड्स का ड्रामा था पीटीवी का, वो उसमें अब्बा थे, और वो इतने अच्छे इशू पे था। उस वक्त वो एंटी नारकोटिक्स की जो डिपार्टमेंट था, उन्होंने बनवाया था वो। अब आप देखें वो कितना जबरदस्त ड्रामा, मगर लोगों को नहीं याद, लोगों को नहीं उसका पता कि जी वो एक ड्रामा है। तो अब आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, आपको याद होना चाहिए आप, क्योंकि वो क्वालिटी था, और ये नहीं, वो लोगों को नहीं याद, कोई बात नहीं, मगर वो था क्वालिटी। उसके जो प्रोड्यूसर थे वो नहीं उतने वेल नोन हुए, क्योंकि जी वो लोगों को नहीं पसंद आया वो उतना, क्योंकि वो बेहतरीन था उस वक्त को। अगर आप, मैं अभी भी देखता हूँ, तो हमारे यहाँ वो वाला इशू टच करने में लोग डरते हैं अभी। आप सोचे जी, और पीटीवी ने वो पहले ही टच कर दिया था वो इशू, क्योंकि वो ड्रग्स पे था, और वो स्टोरी इतनी मजे की थी कि वो आप देखते थे, नबील साहब जो थे उसमें थे वो, तो वो बेटे बने हुए थे वालिद साहब के, तो वो बड़ा जबरदस्त था। मगर वो चीज बहुत कम लोगों को याद रहती है। कोयटा का ड्रामा धुआं जो था, जिसमें धुआं आप देखें जी, मगर अगर आप एक गिन रहे हैं, एक गिन रहे हैं ना कोयटा, तो कोयटा के तो कितने सारे प्रोड्यूसर हैं, तो वो कहाँ है? तो वो चीज है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी मुझे लगता है साथ साथ चलती है लोगों, और उसमें जो एक्स फैक्टर होता है ना, जो लोगों को पसंद आता है, वो कुछ ही चीजों में होता है, वो हर चीज में नहीं हो सकता। तो अच्छा, आजकल हमारे कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी नजर आ रही है। हम मतलब हर ड्रामे में वो बस सेम एज इट इज, ऐसी एक ही जैसी नजर आ रही होती, सिर्फ फेस चेंज हो जाते हैं, कहानी की जैसे नजर आती है। क्वालिटी की वजह से हो रहा है, क्वांटिटी की वजह से हो रहा है। हाँ, मगर ये हर प्ले में तो ऐसा नहीं हो रहा, हर प्ले तो ऐसा नहीं हो रहा। चलो फिर ब्रेक आ गई है, अरे अभी आखिरी ब्रेक है। देखिए, अब आप जरूरी बात पे आप ब्रेक ले रहे हैं। टेंशन इससे यार, ये आखिरी ब्रेक है, इसके बाद तो फिर
फिर लंबी ब्रेक पे जाएंगे ना, फिर लंबी ब्रेक होगी ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह। तो मैं जी जनाब आते हैं हमने एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा और उम्मीद है कि आप आज के प्रोग्राम को खूब एंजॉय करेंगे। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत यादगार प्रोग्राम है। तमाम ही देखने सुनने वालों को मेरी जान भी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है अली मसूद सईद साहब, हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा अली, अब ये थोड़ा सा बताएंगे, कभी सिंगिंग का शौक भी रहा, कभी गुनगुनाए, कभी नहीं कभी ऐसा मुझे कभी नहीं रहा, कहते- अच्छा गाना तो आता है ना, रोना गाना तो सबको ही आता है, कहते हैं ना। जी जी सबको आता है, बिल्कुल सही है। मगर सुनना भी आता है, हाँ। मुझे सुनना बहुत अच्छा आता है। मैं बहुत अच्छा सुनता हूँ। अच्छा, कौन से आपके फेवरेट सिंगर कौन से? बहुत सारे हैं, देखिए ये तो क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि जी मेहदी हसन साहब और ये वो, मुझे अब तक के भी सारे लोग पसंद आते हैं। मुझे मैं उस तरह गाने को देखता हूँ कि मुझे ये लगता है कि मेरी, क्योंकि मैंने हमेशा गाने को विजुलाइज किया है। जब भी मैंने सुना है कोई भी गाना तो मैंने विजुलाइज ही किया उसको। तो जो मुझे विजुलाइज अच्छा होता है वो मुझे गाना अच्छा लगता है। तो वो अब तक जितने भी आप ले सिंगर्स, और मजे की आपको बात बताऊं कि मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं जिनका अभी बता रहे थे जफर मसूद साहब, वो इंग्लिश सॉन्ग्स की तरफ बहुत ज्यादा थे। अच्छा, जो मुझसे छोटे भाई, जो उनसे छोटे भाई आमिर मसूद, वो थे जरा क्लासिकल टाइप सॉन्ग्स की तरफ। क्या बात है। तो अब आप ये देखें कि मैं उनसे तकरीबन कुछ 7-8 साल छोटा, तो मैं दोनों चीजें सुनता रहता था। और वालिद साहब अलग, मतलब वालिद साहब जो है वो तो और उनसे पुरानी चीजें, और वो माशाल्लाह वो गाते भी अच्छा है। वालिद साहब जबरदस्त, उनकी आवाज भी अगर कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो, तो वो उनकी वजह से मेरा बड़ा अच्छा टेस्ट बन गया सुनने का। मैं बहुत अच्छा सुन लेता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से अब्बा से लेके और ये जो लास्ट मेरे जो भाई हैं आमिर मसूद तक, उन तक मैंने सुना है। तो मेरे इंग्लिश से लेके आप सोचें कि मतलब इंडियन और पाकिस्तानी और जितना भी आप कह रहे हैं वो सारा म्यूजिक, क्योंकि मेरे जो दूसरे और कजन्स हैं वो कुछ स्पेनिश म्यूजिक सुनते थे, मैं उनको भी सुन रहा होता था। तो वो मतलब मैं इसलिए सुन रहा होता था कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं जाके बैठ गया और वो सुन रहा हूँ। उन्होंने गिटार, स्पेनिश गिटार मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो बड़ा ही डिफरेंट तरीके का बजता है वो। तो इस तरह की चीजें हैं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मुझे फेवरेट क्या लगता है। मेरा टेस्ट चेंज होता रहता है मुझे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे रेडियो क्यों पसंद आया था जब FM 100 आया था, क्योंकि उसमें वेरिएशन आती रहती है। आपकी मर्जी की चीज नहीं चलती नहीं, बिल्कुल। वो होता यह था कि अगली चीज कोई सरप्राइज होती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ये सरप्राइज आया। अब मुझे, क्योंकि मुझे विजुलाइज करना होता था बचपन, अब मुझे रियलाइज होता है कि बचपन में भी विजुलाइज करता था, तो मुझे वो प्रोसेस मेरा शुरू होता था, क्योंकि मैं अब नई चीज सुन रहा था। अगर मैं ये सोच लेता ना कि अब मैं ये गाना लगाऊंगा, अब मैं वो गाना लगाते हुए मेरे को मजा नहीं आता। मजा नहीं, ये तो हकीकत है। तो रेडियो में मुझे अभी तक मजा आता है। अच्छा, अभी भी हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं और जब कुछ कॉलर या मैसेजेस हमारे पास जब SMS आ रहे होते हैं या वीडियो भी होते हैं, तो लोग अचानक कोई गाना, बाद में कोई गाना लगाते फौरन मैसेज, अरे शोभी साहब आपने क्या, मैं बिल्कुल ये सोच ही रहा था, ये सोच ही नहीं थी बिल्कुल, आपने क्या लगा दिया, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ज़हन में था कि काश ही लग जाए, काश ही लग जाए, मैं फरमाइश कर दूं या बोल दूं, और आपने ये लगा दिया। मगर मजे की आपको बात बताऊं, मुझे ये लगता है जो ये कहते होंगे ना लोग, मैं ये सोचता था, ये उस वक्त से हो रहा है जब FM 100 स्टार्ट हुआ था। मैं ये सोचता था कि यार अगर इनको इतना शौक हो रहा है तो ये तो अपने कोई कैसेट लगा दे, CD लगा ले और सुन ले। मगर वो ये नहीं होता। वो होता ये है कि वही वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जब वो लगाने लगता था ना, जब वो तो आप अच्छा विजुलाइज एकदम से करते थे। आप ये नहीं सोच रहे होते थे कि यार ये गाना तो यार अब तो इजी है, अब तो और इजी है। अगर आप सोचे अजमल साहब, तो अब तो ज्यादा इजी है। अब तो आप कोई भी ऐप खोला, ठक करके गाना लगाया, आपने सुन लिया हो। मगर वो जो सरप्राइज पैकेज होता है ना, वो एक अलग चीज है, वो मजा आता है। वो तो हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएंगे, ये क्योंकि अब हम अपने क्लोजिंग की तरफ हैं और सिर्फ हमारे 10 मिनट रह गए माशाल्लाह, और मैं खुश इस बात पे हूँ कि माशाल्लाह ना बोलने वाला शख्स इस वक्त बोले जा रहा है। जी, क्या बात है। ये ना हो अजमल साहब कि आपकी जगह फिर मैं ही आ जाऊँ। अरे मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फिर ये प्रोग्राम चेंज हो जाएगा, फिर मुलाकात आपके साथ होगी, मैं कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, हम आपसे मुलाकात करेंगे, इसमें चले बस, तो बड़ा अच्छा लगेगा। फिर तो और अच्छी बात, वैसे होनी चाहिए। वैसे थोड़ा सा अगर आपसे कहा जाए बोलने के लिए, तो थोड़ा आरजे बन के दिखाते थोड़ा, एज एन आरजे। एक डायरेक्टर जो है आरजे कैसे बनता है जी, वो तो बड़ा विजुलाइज कर रहा हूँ मैं, हर चीज विजुलाइज कर रहा हूँ। मतलब मैं रेडियो के लिहाज से सोच ही ना हूँ, एक बंद कमरे में बैठ के आप कुछ तो आपको जो सुन रहे हैं ये तमाम आपके लिस्टर हैं, या आपके रिलेटिव नहीं, आपके लिस्टर हैं, इनको आप इनके मैसेज आप सुन ही चुके हैं इनसे बात, तो थोड़ा सा इनको आप मतलब अपने प्रोग्राम में वेलकम करें और जरा देखें, जरा थोड़ा सा मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है। मैं आपकी अभी नकल कर सकता हूँ। देखिए इस वक्त सैटरडे का ये वक्त है और ये वो टाइम है जब आप सब खाना खा के बैठे होते हैं और अब आप ये सोच रहे होते हैं कि यार अब हम क्या करें, थोड़ा सा सस्ता रहे होते हैं, थोड़ी एक उस मूड में होते हैं कि भाई कोई गपशप चल रही हो,
तो क्यों ना मुलाकात करें अजमल साहब से। तो अजमल साहब से जो गुफ्तगू होगी यकीनन आपको पसंद आएगी। हफ्ते का ये वक्त 3 से 4 बजे जो ये प्रोग्राम आता है, तो आइए मिलते हैं अजमल साहब से, इनसे बात करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मॉर्गन तो खुश हुआ। जी, मैंने आप ही की अभी जो लाइन्स थी उनको थोड़ा सा इधर उधर करके बोल दिया। बहुत अच्छी बात जबरदस्त भाई। क्या जनाब, अच्छा जफर भाई का मैसेज है जनाब, अच्छा ज़हरा रिजवी का मैसेज है कि एक्सीलेंट माशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच जी। मेरी वाइफ है जी, अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर जफर मसूद साहब का वेरी गुड रिस्पांस ऑन आर्गूमेंट रिलेटेड क्वांटिटी एंड ओवर क्वालिटी। गुड, जबरदस्त, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस कोशिश मैंने की है और सवाल करने की, और इन्होंने बड़ी अच्छी कोशिश की जवाब देने की, बड़ा अच्छा जबरदस्त, मतलब अच्छा डिटेल में भी है। और उसके बाद जफर भाई कहते हैं गेट वेल सून। शोबे साहब थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखिएगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कभी आपने वालिद साहब से, मनोवर भाई से, कभी अपने अब्बू से घर में बैठ के कभी उनसे डिस्कस की, कुछ उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश की, उन्होंने कोई बताने की कोशिश की, कभी उनसे बैठ के अपने कोई मशवरे लिए अपनी फील्ड के हवाले से? जी, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हुए कभी, मगर एक चीज़ मुझे याद है, मुझे शुरू में एक 180 एक टेक्निकल टर्म है जो होती है कैमरे से रिलेटेड, वो उन्होंने जिस तरह मुझे बताई थी, एक दफा इत्तेफाक से बता दी थी उन्होंने मुझे, तो वो मुझे अभी तक इतने इजीली याद होती है वो, क्योंकि कुछ चीजें होती है राइट लेफ्ट पे स्क्रीन पे किस तरह होनी चाहिए, ऑडियंस को पता होना चाहिए किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो मुझे एक दफा उन्होंने बताई थी, और वो मुझे मतलब पहली दफा में ही हिफ्ज हो गई थी कि यार ये इतना अच्छा टेक्निकल पॉइंट बताया, क्योंकि मैंने उसके बाद किसी भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना एज एन एसोसिएट भी मैंने काम किया, तो मुझे किसी ने ना उस तरह नहीं बताया। और वही बात है कि जी देखें 50 साल 55 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो तो ऑटोमेटिकली अब एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि वो बैठे बैठे बना दें। हाँ, वो तो लाजिम है भाई, माशाल्लाह, जिंदगी ट्रेनिंग उनके तो फिल्म की भी और सब कुछ, थिएटर रेडियो सारा भाई अपना साथ, क्योंकि इब्तिदा तो रेडियो से हमारे जितने लेजेंड्स हैं सारे रेडियो से आए। बिल्कुल। और रेडियो बेसिक हमारा, सबसे कहते हैं कि बड़ा एक मीडियम, हमारा बेसिक मीडियम जो वो रेडियो ही है। रेडियो पे जब हम काम कर लेते हैं तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे, क्योंकि रेडियो पे जब बोलते बैठ के तो आपके स्टेज पॉजेज तमाम चीज़ें कहते हैं, वो जो आमतौर पर लिखने में हम कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, डैश का लगाना और स्पेस कहाँ देना है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो वो चीज़ें जब समझ में आ जाए तो आगे बड़ी आसानी, रास्ता आसान हो जाता है। तो वो हम, और हमने अपने उन तमाम सीनियर से, मतलब जब मेरे प्रोग्राम में आए थे आपके अब्बू, तो बैठ के बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनसे, बहुत सारी चीज़ें उनसे मैंने सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तमन्ना बेगम मेरे शो में आई, उनसे बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात हुई, बड़ी फिल्मों के हवाले से बात हुई, बड़ी यहाँ मेरे सामने, वो मेरे सामने बैठी थी यहाँ पर, अपना पानदान अपने साथ लेकर आई थी, और भाई सब कुछ, तो सारे लोग माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी हमारे। अच्छा, सीनियर के साथ जब हम काम करते हैं या बैठ के उनसे बात करते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, उनकी गुफ्तगू से, उनकी मतलब बातचीत से मैं बहुत कुछ समझ में आ जाता है, अगर सीखने वाला हो, समझने और माहौल से भी बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वालिद साहब को मेरे ख्याल से माहौल भी उनको बड़ा उम्दा मिला उनको, क्योंकि मैं ननिहाल जो है और ददियाल दोनों बिल्कुल डिफरेंट उस पे है, टेंशन पे, दोनों का अलग स्टाइल है। तो मेरे, क्योंकि ननिहाल में जॉन एलिया साहब मेरे नाना के सगे भाई हैं, तो एक तो नाना ही है वो मेरे, तो वो अब्बा का उनसे काफी रहा इंटरेक्शन, क्योंकि जो उनकी शायरी थी वो लगता था डायलॉग की तरह। तो अब्बा उनको अक्सर वो शायरी लिखते थे और कहते थे अब्बा से कि तुम पढ़ो, तो अब्बा पढ़ते थे, तो वो चीज मुझे लगता है उनको ट्रेन करती थी कि वो डायलॉग्स किस तरह डिलीवर करने, पॉजेस किस तरह आने, नेचुरली आते थे। तो मैं अभी भी जो नए एक्टर्स आते हैं हमारे, वो मैं उनको वही वाली टेक्निक बता देता हूँ कि यार जॉन एलिया साहब को पढ़ लो, तो वो आपको डायलॉग्स का ना पता चल जाएगा, एक तो उर्दू अच्छी हो जाएगी आपकी, और आपको डायलॉग्स का भी पता चल जाएगा, पॉजेस का पता चलेगा, खुद ब खुद ही आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो जाएगी। तो वो अब्बा को ये भी एक बड़ा अच्छा माहौल मिला। और जॉन साहब को तो अशार पढ़े, उनका एक एक मिसरा जो ना वो लगता है ये डायलॉग है, बिल्कुल डायलॉग डिलीवरी की तरह, बिल्कुल उनका अंदाज भी ऐसे ही था ना, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा खूबसूरत, यूं ही लड़का लड़का समय निकल आया, एक बड़ा उनका मशहूर है शेर का मिसरा, तो वो मतलब वो सिर्फ एक मिसरा भी पढ़े तो ऐसा लगता है कि डायलॉग बोल रहा है, बिल्कुल। तो वो अजीब, मतलब अंदर से एक्टर निकल आता उसके अंदर। शर्म वहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, मैं वो तुम, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अब आप देखें ये शायरी, ये क्या है, ये मुझे तो इस तरह याद है ना डायलॉग की तरह, मुझे शायरी की तरह नहीं याद है, मगर उनका अंदाज भी पढ़ने का ही है, तो उससे भी बहुत बड़ा खास था वो। तो खैर वो इत्तेफाक है, मैं वो भी देख चुका हूँ, क्योंकि मैं मजे की बात बताऊँ, मैं उनसे पर्शियन पढ़ चुका हूँ। अच्छा जी, मैंने बकायदा, क्योंकि मेरा FSC में था पर्शियन, मेरा एक कोर्स था, तो मैंने फारसी उनसे पढ़ी
और मैंने अगले दिन पेपर दिया जो कि बहुत अच्छा हुआ। तो मेरा मतलब सोचा, मैंने तो उनसे फारसी पढ़ ली थी, मुझे नहीं पता कि मैं उनसे क्या क्या कुछ सीख रहा हूँगा, वो खुद ब खुद ही कुछ ना कुछ सीख लिया। तो बस ये एक इत्तेफाक है। तो इसका मतलब आपका शायरी की तरफ भी रुझान रहा है फिर? वो उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, क्योंकि ये देखे ना, ये कभी मुझे याद नहीं हुए, मुझे गालिब साहब के या फैज अहमद फैज साहब के कभी भी याद नहीं होते, इनके याद हो जाते क्योंकि वो एक फ्लो में चल रहे होते हैं, तो वो याद हो जाते हैं खुद ही। तो मेरे ख्याल से आज की जनरेशन भी इसलिए उनको ज्यादा रिलेट करती है क्योंकि वो जरा इजी है, मतलब उनको कहना इजी है, उनके अशार पढ़ना इजी है। तो मुझे लगता है वो इसलिए यंगस्टर्स ज्यादा उनसे खुश होते हैं कि यार ये अच्छा है। मगर बस अफसोस की बात यह है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ वो मोहब्बत और गमजदा और इस तरह की चीजों में, वो बस जरा गलत है क्योंकि तो दूसरी चीजें उन्होंने पढ़ी नहीं है उनकी। हाँ, वो पढ़ेंगे। अच्छा, वो फिर वो जो उन्होंने कहा भी है वो उसको असल में हम हमारी अपनी थिंकिंग सोच है कि हम उसको कहाँ ले जाते हैं, रिलेट कहाँ कर लेते हैं। हमारे से मसला ये रहा है, हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं मगर हम उनको बस करंट कहीं और कर लेते हैं। जी, ये आप बिल्कुल उस बात पे ले आए, क्वालिटी और क्वांटिटी वाली। ये आप उस पे ले आए, देखिए ऑडियंस पे है कि वो किस तरह सोच रहे हैं, वो कहीं सोचते लगे। तो कभी कभी हम कुछ चीज़ अच्छी हमें लग रही होती है मगर हम कहते हैं यार ये ऐसा क्यों नहीं है, यार ये होना चाहिए था, ये यार ये तो बिल्कुल इसकी तरह है। हालांकि वहीं दो आदमी बैठे हों, दूसरा क्या कि नहीं यार तो गलत कर रही है, नहीं ये इसकी तरह है, क्योंकि हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक उसको देख रहा है। वो अपनी उसकी विजुअलाइजेशन है, वो अपने हिसाब से उसका विजुअल देख रहा है कि ये कहानी कहाँ जोड़े जाए। वो अपनी कहानी जोड़ रहा है, मैं अपनी कहानी जोड़ रहा, आप अपनी कहानी जोड़ रहे हैं। मजे की चीज तो यही है ना, ये होना भी यही चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे इस वक्त जो चैनल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आ गई हैं, टैलेंट के आप इस वक्त देख रहे हैं, टैलेंट हमारे यहाँ टैलेंट बहुत निकल रहा है। टैलेंट के हमारे से क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, तो अभी और नए टैलेंट के सर्चिंग के बारे से क्या आप क्या कहते हैं? अब तो वैसे सर्चिंग इतनी नहीं करनी पड़ती जैसे पहले करनी पड़ती थी, मगर ये जरूर है कि अब अच्छा टैलेंट आ रहा है क्योंकि अब लोग जो है वो उनको अवेयरनेस बहुत हो गई। ये जो आपके जो सोशल मीडिया के जो है ना, यूट्यूब, टिकटॉक, ये वो, उनकी वजह से अवेयरनेस जरूर हो गई कि किस तरह कैमरे को फेस करना है, किस तरह बात कर सकते हैं, किस तरह आप पॉजेस दे सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया की ये एक अच्छी चीज हुई है कि लोगों को, जो नए बच्चे आते हैं, उनको बहुत आगे की चीज पता होती है। पहले तो हमें ये तक बताना पड़ता था कि यहाँ देखें, वहां देखें, या यूं करें, इस तरह करें। तो वो अब उससे हम थोड़ा आगे चले गए क्योंकि वो चीजें अब हमारी टेक ओवर कर ली है बच्चों ने, ये सोशल मीडिया ने, इनको पता है कि यार ये चीज कैसे होनी है। यूट्यूब तो खैर बेस्ट चीज है, जिस जो अलग ही होती है। जी, इस पे शॉर्ट फिल्म आप बना के खुद प्रैक्टिस करें, बेस्ट चीज है, उससे अच्छी तो कोई और चीज ही नहीं। क्योंकि हमारे अब ये तो हो रहा है ना कि हमारे अब तो सिर्फ व्यूज देखकर कहते हैं, हम टैलेंट को व्यूज देखकर उठा लेते हैं। अब इसके 5 लाख व्यूज है, 5 मिलियन है, आ जाओ बुला लो इसको यार। तो वो ये नहीं देखते, मगर उनमें से भी तो खुद ब खुद ही देखे ना, खुद ब खुद ही फिल्टर हो जाते हैं। जो नहीं अच्छा होता वो निकल जाता है, जो अच्छा होता है वो आ जाता है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए फायदेमंद रहा है, मतलब देखिए हर चीज जो है ना, मुझे नहीं लगता कि उसका नुकसान ही है, वरना तो वो खत्म ही हो जाएगी ना चीज। वो फायदा तो है ही, ये नहीं है कि नुकसान है सिर्फ। वो तो फिल्टर आउट होती हैं चीजें। बहुत सारे आए हैं एक्टर्स जो फॉलोअर्स की वजह से आए हैं, मगर अब वो आके माशाल्लाह जिन्होंने टैलेंट दिखाया चल गए, जिन्होंने नहीं दिखाया वो चले भी गए। असल में हम चले जो गए ना उनका जिक्र नहीं करते ना, तो हम ये सोचते नहीं यार देखो उनको चांस मिल गया, जो जिनके फॉलोअर्स ज्यादा। भाई जिनके फॉलोअर्स ज्यादा थे उस दूसरे को भी मिला था, मगर वो तो नहीं चला ना, वो चला गया। अब आप उसका जिक्र नहीं करते क्योंकि वो चला गया। वही चक्कर है कि फर्स्ट का जिक्र होता है, सेकंड का नहीं होता। सेकंड का होता नहीं है। कभी आपने खुद भी एक्टिंग करने की कोशिश की? मैंने मजबूरन की है। अच्छा। जी, वो अपनी टेलीफिल्म में एक इत्तेफाक हो गया था, एक डॉक्टर का कैरेक्टर था। तो हम बड़ी दूर शूट कर रहे थे और आपको पता है लोकेशन का मसला होता है, वो पहुंच नहीं सके। खुद का पैसा था जाहिर है और खुद की प्रोडक्शन थी, तो मैंने कहा यार फिर कर दो। तो वो इस तरह का है, मगर कभी शौक नहीं हुआ, बस वो मजबूरन होता रहा। तो वो सही हो गया था वो? जी, एक आध सीन ही था वो अपना ही था। तो जी, अपना ही था, अपने जी अपने पैसे बचाने जरूरी है। अपना था, चाहे कोई कहे कि कितनी बुरी की है, कहते रहे भाई। सही बात है, ये भी हकीकत है। चलो उसके बाद हयातुल्लाह का मैसेज। अस्सलाम वालेकुम सर, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम बहुत, और गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी। और उसके बाद पे आमिर मसूद साहब कहते हैं कि रानिया और फिजा नकवी आर वाचिंग विद मी एंड लाइकिंग इट वेरी मच। जी, उनकी बेटी है मेरी नीस जी। देख रहे हैं आप, पूरी फैमिली माशाल्लाह मैंने लगाई हुई है। सर माशाल्लाह आपने सबको काम पे लगा दिया जी। ये फेसबुक का कमाल है वैसे। बिल्कुल। और राना गुल का मेरी वेरी गुड, मजा आ गया। सलामत रहें बेटे, हमेशा कामयाब रहें और आमीन इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। ये भी आपकी? ये मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा जी, चले माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू भाई। आज मैं
आपकी पूरी फैमिली का बहुत बहुत Thank you जी। इसी बहाने कम से कम आज हमारा शो जो आपकी फैमिली में चलेगी। नहीं, और मैं ये जरूर कहूंगा कि फैमिली जो है हमारी माशाल्लाह उसमें ये है कि यूनाइटेड बहुत है। आप देखें किसी के पास टाइम नहीं होता इतना, माशाल्लाह ये सब बिजी है, ये सब लोग जो है चलिए जी, मेरे ख्याल में अब टाइम ओवर हो चुका है। अच्छा, बस जल्दी से बस 2 लफ्जों में मैं कर दूं रैप अप। हाँ। मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका, और मुझे सबसे ज़्यादा वही है, दोबारा मैं कहूँगा कि मेरे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिया है कि ये मैं FM 100 पे बैठा हूँ और आज वहाँ से एक प्रोग्राम हो रहा है और मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है, और अजमल साहब के साथ जितना मज़ा आया वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात रहेगी। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का भी और आपकी पूरी फैमिली का भी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।